स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के मेजर पेपर में तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, पर मेरे दोस्तों मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में फिक्स्ड है। और मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों के हिस्ट्री के मेजर पेपर में 6 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने कलेक्ट करके लाया है, जो आपके पेपर में D2 में जैसे अभी बता रहा हूं वैसा ही आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी। इसी तरह से मेरे भाई मैं आज आपके सामने सेट 1 लेकर आया हूं। अगर आप लोग अगला क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि सर हाँ जल्दी से अगला क्वेश्चन भी लेकर आए, तो मैं आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन भी लेकर आने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। फाइनली मेरे भाई क्वेश्चन मिल जाने से तो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है सर कि मुझे समझाने वाला मिलना चाहिए। तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन लेकर आया हूं, ये क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से एक एक लाइन बाय लाइन में आप लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन करूंगा। अगर यकीन माने, अगर आपने सही तरीके से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिए होंगे तो आप आसानी तरीके से आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। तो आइए सर क्वेश्चन पे बात करते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे सेमेस्टर 2 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना, वो भी घर बैठे ऑनलाइन में, तो मेरे दोस्तों सेमेस्टर 2 को बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। और 1 मई याद रखिएगा मेरे दोस्तों, क्या याद रखना है, 1 मई से आप लोगों का एक नया सिस्टम स्टार्ट होगी आपका सेमेस्टर 2 का। तो नया सेशन में आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे मेरे भाई, जहां पे मैं आप लोगों के सामने सेमेस्टर 2 में बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, साथ ही साथ नोट्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सर, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एवं टेक्नोलॉजी की विकास की व्याख्या करें। क्वेश्चन तो मिल गई सर, अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वीडियो को स्किप करना शुरू करेंगे। नहीं मेरे दोस्त, स्किप मत कीजिए, 15 से 20 मिनट का अगर आप वीडियो को सही तरीके से देख लेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगी पूरी तरह से, ठीक है। तो प्राचीन भारत में विज्ञान यानी साइंस और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की विकास की व्याख्या करें। आइए सर, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले मेरे दोस्तों आप लोगों को लिखना है क्या, भूमिका। याद रखना है, सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है मेरे भाई, सबसे पहले आप लोगों को लिखना है भूमिका। शानदार तरीके से आप लोगों को बीच में हेडिंग डालना है भूमिका, जो अलग पेन से आपको लिखना है। इसके बाद आपको अलग पेन से इसका उत्तर लिखना है। जैसे मेरे दोस्तों भूमिका की जगह में प्रस्तावना भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप भूमिका लिखिए तो बेहतर होगी। चलिए सर, सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोगों का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या है, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा, यानी मेरे दोस्तों भारत का जो अपना कल्चरल है इसका एक जुड़ा हुआ अंग है हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी। यानी हमारा कल्चरल बिना साइंस और बिना टेक्नोलॉजी का नहीं हो सकता है, इसका हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा। आज का युग यानी वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करें, यानी आज का युग पूरी तरह से साइंस का युग रहा। आज जो भी चीज हम लोग कर रहे हैं वो हमारे साइंस का ही देन है, ठीक है। आदिकाल से लेकर अब तक मनुष्य ने जितना भी प्रगति की है, यानी प्राचीन काल से लेकर आज तक मनुष्य ने जितने सारे प्रगति की है, जितने सारे विकास किए हैं, ये हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी का ही देन है, याद रखिएगा, ठीक है। वही कह रहा है कि आदिकाल से लेकर अब तक मनुष्य ने जितने भी प्रगति की है वह सब विज्ञान की ही देन है। वह सब किसका देन है, साइंस का ही देन है। विज्ञान ने हमें अनेक सुख सुविधा प्रदान किया है। आज हमारे साइंस ने हमें बहुत सारे सुख सुविधाएं प्रदान की हैं जो हम लोग लाभ उठा पा रहे हैं। यस या नो, जैसे कोरोना वायरस में मेरे दोस्तों हम लोगों का मेडिसिन नहीं मिल रहा था, तो वो हमारा बायोलॉजी के माध्यम से मेडिसिन का उपलब्ध कराया गया, तब जाके कोरोना वायरस का वैक्सीन लगाया गया। तो साइंस हमारे साथ जुड़ा हुआ है। साइंस पूरी तरह से प्राचीन काल से लेकर आज तक हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इस चीज को ख्याल रखना है। अब बात करते हैं सर विज्ञान क्या है। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे विज्ञान के बारे में, तो विज्ञान है क्या, तो विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान होता है। विज्ञान का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान। जैसे मेरे दोस्तों मेरे सामने एक कॉकरोच आ गया, जो लड़की को काफी डर लगती है कॉकरोच से, है ना, काफी डरती है लड़की लोग, लड़का लोग तो भी डर जाते हैं कभी कभी, तो लड़की लोग कॉकरोच से डरती है। अब क्या किए, कोई डॉक्टर आए जो कीड़ा मकोड़ा का जो डॉक्टर है वो इस कॉकरोच को पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद उसके बारे में पूरा मेरे दोस्तों ऑपरेशन करते हैं, देखते कहाँ उनका पैर है, कहाँ पे उसका हार्ट है, कौन सा कलर का ब्लड है, इस सब के बारे में जब चर्चा करते हैं ना मेरे भाई, तो एक तरह का हमें ज्ञान मिलती है। क्या मिलती है, एक तरह का हमें ज्ञान मिलती है। याद रखिएगा, वही चीज कह रहा है
कि विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान होता है। किसी वस्तु के बारे में व्यवस्थित और विशिष्ट प्रकार का ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। जैसे मुझे ये कलम मिल गया है, इस कलम के बारे में मैं सबसे पहले ऑपरेशन करूंगा। ऑपरेशन का तात्पर्य इसके बारे में पता लगाऊंगा, कैसे बना, कौन से केमिकल से बना, ये सिर्फ डिजिटल बोर्ड में ही क्यों लिखा जा रहा है, ये मोबाइल की स्क्रीन पर क्यों नहीं चल रहा है। जब इसके बारे में मैं पूरे आलोचना करूंगा ना, तो यही हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का ज्ञान की प्राप्ति हो रही है और यही हमारा साइंस सिखाती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब तक कि आखिर साइंस किसे कहते हैं, यानी विज्ञान क्या है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को भूमिका बता रहा हूं, इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कहां पॉइंट लिखना है, कहां निष्कर्ष लिखना है, कहां डिनोट करना है, कहां रिप्रेजेंट करना है, सारी चीज मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा भाई। उसके बाद आते हैं सर विज्ञान की परिभाषा। अभी तो मैं आप लोगों को विज्ञान का अर्थ बताया, अब आइए सर विज्ञान का हम लोग जब संधि विच्छेद करते हैं, वी प्लस ज्ञान, याद रखिएगा विज्ञान शब्द की वी प्लस ज्ञान शब्द से मिलकर बना है। विज्ञान जो हमारा है वो क्या बना है मेरे भाई, वी प्लस ज्ञान, दो शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, अगर हम लोग विज्ञान का संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा हमारा वी प्लस ज्ञान से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान, अर्थात किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करके उसे सही तरीके से लागू करना एवं किसी भी वस्तु का सही अवलोकन एवं उसका विश्लेषण करना ही विज्ञान कहलाता है। अब मैंने आप लोगों को विज्ञान का संधि विच्छेद करके भी दिखाया, वी प्लस ज्ञान, जिसका अर्थ होता है, याद रखें, विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना, किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करना या उसके बारे में आलोचना करना या सही तरीके से उसे लागू करना, ये सब हमारा किसके अंतर्गत आती है, तो विज्ञान के अंतर्गत आती है। ठीक है, आइए सर अब बात करते हैं सर टेक्नोलॉजी। अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ साइंस के बारे में स्टडी कराया, अब बात करता हूं सर विज्ञान के बारे में, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, टेक्नोलॉजी। आखिर टेक्नोलॉजी क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका उपयोग कहां होती है, आइए सर बात करते हैं। प्रौद्योगिकी का अर्थ यानी टेक्नोलॉजी का क्या मीनिंग है, आइए सर। प्रयोगीकरण का मतलब होता है प्रैक्टिकल। क्या होता है मेरे भाई, प्रयोगीकरण का होता है मतलब होता है कि प्रयोग का मतलब होता है प्रैक्टिकल। नहीं बोलते भाई, जब हम लोग क्लास 10 में थे तो बोलते हैं चलो भाई लैब में लेकर चलता हूं, कैसे केमिस्ट्री में कैसे धुआं निकलते हैं, कैसे गैस निकलते हैं, वो हमारा प्रयोगिक हो गया। ठीक है, तब प्रयोगीकरण एवं प्रयासों से उत्पन्न उत्पाद और उत्पाद को प्रौद्योगिकरण कहते हैं, प्रौद्योगिक कहते हैं, यानी टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे प्राचीन समय के लोग पत्थर से आग जलाया करते थे, ये भी हमारा टेक्नोलॉजी है। जैसे प्राचीन काल के जो लोग थे ना, वो पत्थरों से, मेरे दोस्तों, पत्थरों को रगड़ कर क्या करते थे, आग जलाते थे। ये किसकी देन है, हमारा टेक्नोलॉजी की देन है। परंतु आज माचिस तथा लाइटर आ गया है, ये हमारा किसका देन है, टेक्नोलॉजी का। पहले लोग पत्थर से आग जलाते थे और आज दुनिया डेवलपिंग की ओर गए, आज दुनिया विकास किए, आज दुनिया के पास आई हमारा टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से मेरे दोस्तों अब हमें पत्थर से नहीं बल्कि माचिस और लाइटर के माध्यम से हम लोग आग उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सर, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेक्नोलॉजी क्या है। आइए सर बात करते हैं प्राचीन भारत में विज्ञान का विकास। और जो चीज आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको येलो कलर याद रखिएगा, ये आपका हेडिंग है। और जब भी आप एग्जाम में हेडिंग डालें, कोशिश कीजिएगा कि वो अलग कलर का पेन हो। और उसके बाद यहाँ पे, अब यहाँ ब्लू इस्तेमाल किए तो यहाँ पे ब्लैक इस्तेमाल कीजिए, यहाँ ब्लैक किए तो यहाँ पे ब्लू इस्तेमाल करना है भाई। आइए सर, सिंधु सभ्यता से हमें वैज्ञानिक प्रगति के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं भाई। क्या मिलते हैं भाई, सुनिए। पहला पॉइंट में आपको डिनोट करना है क्या सर, कि सिंधु सभ्यता के नगरों का निर्माण एवं सुनिश्चित योजना के साथ किया गया था। यह हमें प्राचीन विज्ञान, प्राचीन काल के साइंस हमें यह सिखाती है कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता थे, वहां के जो हमारा योजना थी, जैसे सड़क योजना, नगर योजना है ना, नालियों को बनाना, नाली के ऊपर चबूतर बनाना, चबूतर के ऊपर बैठकर आराम करना, ये सब सारी चीजें हमें कौन सिखाती है, प्राचीन साइंस हमें सिखाती है। जैसे मेरे भाई देखिए, चौड़ी सड़कें, ढली हुई नलियों का निर्माण करना। जैसे नली होती थी, आज हमारा जितना सिंधु घाटी सभ्यता विकसित थी ना, आज हमारा भारत वैसा विकसित नहीं। आज हमारा भारत नहीं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, वैसा विकसित नहीं थे। आज हमारा कहीं भी नली खुला हुआ है
तो मेरे दोस्तों उसको छोड़ देते हैं। प्राचीन काल के जो हमारा हड़प्पा सभ्यता थे वहाँ के नलियों के ऊपर मेरे दोस्तों ढक दिया जाते थे ताकि बाहर का कोई भी कूड़ा कचरा अंदर ना जाकर जाम हो जाए। ठीक है, वही कह रहा है कि चौड़ी सड़कों, ढली हुई नालियों का निर्माण और पानी की निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और कहाँ पे पानी निकालना है, कहाँ से हमें वहाँ कोई भी अगर मान के चलिए कि नली पूरी तरह से जाम हो गई है तो कहाँ पे हमें उठा करके उसको साफ करना है, इस तरह से ढक्कन भी बनाया गया था। इतना सुव्यवस्थित हमारी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, जो हम लोगों ने क्लास 12 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगला, वे स्केल और नाप तोल की प्रणाली का प्रयोग करते थे। जैसे मेरे दोस्तों आज हम लोग बोलते हैं 1 किलो दो किलो दो, तो वाट का प्रयोग हमारा हड़प्पा सभ्यता काल से हुई है नाप तोल के बारे में। ठीक है, उस समय मूर्ति कला और धातु कला का विकास हो चुका था। अगर मैं बात करूं प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में मूर्ति कला और धातु कला जो है, धातु कला का मतलब आर्टिस्ट, क्या होती है, कला का मतलब आर्टिस्ट, यानी लोग अपने हाथों से मूर्तियां बनाया करते थे। क्या करते थे मेरे भाई, लोग अपने हाथों से मूर्तियां बनाया करते थे। साथ ही साथ धातु का मतलब होता है जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गई, तांबा हो गया, है ना, एल्युमिनियम हो गए, इससे भी लोग अपना आर्टिस्ट करते थे। ठीक है, आइए सर अगला है सर, उन्नत कोटि के आभूषण, मोहर और मूर्ति मिली है। अब मेरे दोस्तों जो अमीर लोग होते थे हड़प्पा सभ्यता में, प्राचीन काल में जो अमीर लोग होते थे वो सोना चांदी का आभूषण पहनते थे, जैसे हमारा गला में हो गया, हाथ में हो गई। लेकिन जो गरीब लोग होते थे वो मेरे दोस्तों हड्डियों का या हाथी के दांत का, जो हाथी के दांत होती है ना, सांख के माध्यम के दोस्तों मेरे दोस्तों वो क्या करते थे, वो अपना आभूषण का निर्माण करते थे। जो रईस लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, वो सोना चांदी का आभूषण पहनते थे, पर जो हमारा गरीब परिवार के जो लोग रहते थे वो मेरे दोस्तों हड्डी और हाथी के दांत के बनाए हुए आभूषण का प्रयोग करते थे। अगला, अन्नागार उच्च कोटि के भवनों को अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से हमें अन्नागार क्या मिला है, उच्च कोटि के भवनों का निर्माण देखने को मिला है। कुएं, पक्की हुई ईंटें, बंदरगाह नगर के अवशेष मिले हैं, और इन सारे चीजों का निर्माण हमारा प्राचीन काल में ही हो चुकी थी। ठीक है, इसलिए बात कर रहा था प्राचीन भारत में विज्ञान का विकास के बारे में। ठीक है, चलिए सर आइए, जितना मैं बता रहा हूं सिर्फ सुनते जाइए, समझाना मेरा काम है, सुनना आपका काम है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी भाई। ठीक है, आइए सर, विज्ञान के भागों का विकास कैसे हुआ। देखिए मेरे भाई, विज्ञान के 2 भागों में हम लोग कन्वर्ट किए। कितने भागों में, विज्ञान को हम लोग, साइंस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए। पहला पार्ट, प्राचीन भारत में भौतिक विज्ञान का विकास, यानी प्राचीन भारत में फिजिक्स का विकास कैसे हुए, फिजिक्स का डेवलपमेंट कैसा हुआ, ये हम लोगों को देखना है। दूसरा, प्राचीन भारत में केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का मतलब होता है केमिस्ट्री का कैसे विकास हुई है। इन 2 चीजों के बारे में अभी हम लोगों को डिप्ले गहराई से समझना है, पूरा एकदम डिटेल्स में हम लोगों को बात करना है। आइए सर बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे। प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र का विकास औषधि शास्त्र के सहयोग के रूप में हुआ है। औषधि का मतलब होता है मेरे दोस्तों दवा, याद रखिएगा। जैसे हम लोग दवा बनाते हैं तो कौन सा गैस उसमें भर दिया जाए ताकि मनुष्य के पेट में जाने के बाद कोई भी तरह के तकलीफ ना हो, ये हमें कौन सिखाता है, हमारा केमिस्ट्री। वही कह रहा है प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र का विकास औषधि शास्त्र के सहयोग के रूप में हुआ है। इसे रसायन विद्या या रसायन शास्त्र कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रसायन विद्या या रसायन शास्त्र के नाम से हम लोग जानते हैं। विद्वानों ने औषधि, आयुर्वेदक, रासायनिक विष और उससे प्रतिकार आदि के निर्माण पर ध्यान दिया। यह रसायन विज्ञान अलग अलग प्रकार के अम्ल, क्षार और धातु, लवण बनाने का में सफल रहे। आज जो हम लोग क्लास 10 में, क्लास 9 में जो हम लोग अम्ल, क्षार और मेरे दोस्तों लवण जो पढ़ते हैं ना, ये हमारा प्राचीन काल का ही देन है। किसकी देन है, ये हमारा पूरी तरह से प्राचीन काल का ही देन है। इस चीज को ख्याल रखना है भाई। आइए सर, कनिष्क के समकालीन बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन रसायन शास्त्र में निपुण थे। निपुण का मतलब मेरे दोस्तों इन्वॉल्व थे। क्या थे, इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो कनिष्क के समकालीन जो बौद्ध दर्शन थे नागार्जुन, वो पूरी तरह से केमिस्ट्री में डूबा हुआ था। क्या थे मेरे भाई, जैसे लड़का लड़की, लड़की लड़का प्यार में डूबा हुआ रहता है ना, इसी तरह से नागार्जुन
कनिष्क के शासन काल में वो केमिस्ट्री में पूरी तरह से डूबा हुआ था और केमिस्ट्री के बारे में नया नया चीज के बारे में वो आविष्कार कर रहे थे। ठीक है, चलिए सर बात करते हैं सर अगला। नागार्जुन ने रस रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा था। कौन सा भाई? रस रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ में उन्होंने सोना, चांदी, तांबे और लोहे भस्मों से विभिन्न रोगों का इलाज खोजा था। जो हमारा नागार्जुन थे ना मेरे भाई, नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन ने रस रत्नाकर एक नामक पुस्तक लिखा था। इस ग्रंथ में उन्होंने सोना, चांदी, तांबा और लोहा भस्मों से विभिन्न रोगों का इलाज खोजा था। आप लोग सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्या सोना से भी इलाज किया जाता है? जी हाँ बिल्कुल। क्या लोहा से भी इलाज किया जाता है? बिल्कुल हाँ। सोना, चांदी, लोहा, जितने सारे आभूषण हैं जो महंगे होते हैं, इन सारी चीजों से इलाज किया जाता है आज भी। ठीक है, नागार्जुन ने पारा, जिसे हम लोग मरकरी कहते हैं, पारा की खोज की थी। नागार्जुन ने प्राचीन काल में पारा का भी खोज किया था। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र का विकास। अब आते हैं सर प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र का मतलब होता है मेरे दोस्तों कैसे कैसे चिकित्सक किए थे, कैसे कैसे ऑपरेशन किए थे। आइए सर बात करते हैं पहला पॉइंट पे। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई है। प्राचीन काल से ही मेरे दोस्तों ऑपरेशन के बारे में उल्लेखनीय जानकारी हमें और आपको मिलती है पूरी तरह से जानकारी। इसके बारे में? ऑपरेशन के बारे में, चिकित्सा के बारे में। ओके, ऋग्वेद में अश्विन कुमारों को कुशल वैद्य बताया गया जो अपनी औषधियों से रोगों का इलाज करते थे। अब ऋग्वेद जो काल है ये आपको सेमेस्टर 2 में स्टडी करना है। ऋग्वेद में अश्विन कुमारों को कुशल वैद्य बताया गया जो अपने औषधियों से रोगों का इलाज करा करते थे। ठीक है, प्राचीन काल में शव का मतलब होता है लाश, डेड बॉडी, है ना। तो प्राचीन काल में शव परीक्षण का मतलब होता है टेस्टिंग करना। ठीक है, लाश का टेस्टिंग भी किया जाता था कि वह व्यक्ति मरा हुआ है या नहीं, तथा शव को खराब होने से बचाने के लिए तेल में डुबोकर रखा जाता था। मान के चलिए मेरे दोस्तों आज हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान के चलिए किसी के घर में किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाए और उस व्यक्ति का बेटा बेटी कोई भी बाहर में रहते हैं, तो ये हम लोग तब तक जलाते नहीं है या तब तक हम लोग दफनाते नहीं है जब तक उसका बेटा बेटी ना आ जाए। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? बर्फ में ढककर रखना पड़ता है। किसमें? बर्फ में ढककर रखना पड़ता है। लेकिन मेरे दोस्तों ये प्राचीन काल में लोग बर्फ कहां मिलेगी, तो उस समय में लोग क्या करते थे? उसको तेल में डुबो कर रखते थे ताकि उसकी लाश मेरे भाई सड़े ना, गले ना और बदबू ना आ जाए। ठीक है, तो आइए सर बात करते हैं। प्राचीन काल में शव परीक्षण यानी मेरे दोस्तों लाश का टेस्टिंग भी किया जाता था तथा शव को खराब होने से बचाने के लिए तेल में डुबोकर रखा जाता था। अगला पॉइंट है सर, पॉइंट नंबर नेक्स्ट बताया गया कि प्राचीन भारत में कई प्रसिद्ध चिकित्सा हुए। प्राचीन काल में कई प्रसिद्ध, चर्चित, फेमस जो है हमारा ऑपरेशन हुआ। जैसे मेरे भाई जीवक, आयत्रीय, चरक, श्रुत, अंध, धनवंतरी, ये सब आपको लिखना है अपने एग्जाम्पल के माध्यम से, ये सब आपको डिनोट करना है भाई। आइए सर बात करता हूं अगला, ज्योतिष और खगोलीय शास्त्र का विकास। अब बात करते हैं सर ज्योतिष, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी जिसे हम लोग कहते हैं, ज्योतिष मुझे तो बोलते हैं ना भाई भविष्यवाणी करना, खगोलीय शास्त्र जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या अंतर्गत अंतरिक्ष। खगोलीय शास्त्र उसे कहते हैं जो हमारे पृथ्वी के बारे में या आसमान के बारे में जो 7 परत है, चांद, सूरज, तारा, ये सब के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसे हम लोग खगोलीय शास्त्र कहते हैं। तो खगोलीय शास्त्र के अंतर्गत अंतरिक्ष और ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। खगोलीय शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है मेरे भाई, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा खगोलीय शास्त्र के अंतर्गत अंतरिक्ष और ब्रह्मांड का पूरी तरह से अध्ययन किए जाते हैं। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी जो भविष्यवाणी करते हैं, कहते हैं ना भाई कि आपका जो विवाह है वो उसी कन्या के साथ होगी और वो कन्या आपको एक नीला कलर का ड्रम लाएंगे, उसमें आपको भर देंगे और उसके बाद ऊपर से सीमेंट और बोरा से पूरी तरह से जाम कर देंगे। नहीं भाई ऐसा ना हो किसी का, भगवान ना करे ऐसा मिले, है ना। सब लड़के वैसा नहीं होता भाई, जैसे मैं बोल रहा हूँ, सब अच्छे हैं भाई, मुझे आशा है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छे होंगे। तो ज्योतिष और खगोलीय शास्त्र का गहरा संबंध है। जो हमारा एस्ट्रोलॉजर है और हमारा एस्ट्रोनॉमी है, दोनों क्या है मेरे भाई, वो का गहरा संबंध है। जैसे एग्जाम्पल में बता रहा हूं, सुनिएगा। आज हम लोग मोबाइल पे देखकर ही पता लगा सकते हैं कब बारिश होगी,
कब कितना टेम्परेचर बढ़ेगा। आज 34 डिग्री है तो कल कितने टेम्परेचर होगी। इसीलिए मेरे भाई कहता है कि एस्ट्रोलॉजर और हमारा जो एस्ट्रोनॉमी है, ज्योतिष और खगोल शास्त्र क्या है, एक दूसरे का क्या है भाई, एक दूसरे का गहरा संबंध है ना, जैसे जीएफ और वीएफ में होती है। आइए सर, प्राचीन काल में ज्योतिष का प्रयोग यज्ञों का मतलब होता है ना यज्ञ करना, य फॉर यज्ञ, यज्ञ के प्रयोग यज्ञ के मुहूर्त और समय के निर्धारण में किया जाता है। जैसे ना भाई आपका शादी किसके साथ होगी, आपका कोई गाड़ी वगैरह भुला गया है तो वो भविष्यवाणी करेंगे कि वो व्यक्ति आपका गाड़ी लेकर चले गए हैं, इस तरह से वो भविष्यवाणी करेंगे भाई, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर। पॉइंट नंबर 5वां में, प्राचीन भारत में गणित का विकास, सिंधु घाटी सभ्यता में गणित। अच्छा, गणित का विकास कैसे हुआ, आइए इससे सबसे पहले बात करते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपियों को पढ़ा नहीं जा सकता है। आज भी अगर आपके पास पुस्तक होंगे या आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो मेरे दोस्तों बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का लिखा हुआ कोई भी चीज को पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, पर वहां से मिले अवशेष से उस समय गणित के विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। लोग जो है प्राचीन काल में, यानी हमारा हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिखा गया है कोई भी चीज, उसके बारे में पढ़ करके पता नहीं लगाया सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों वहां के जो अवशेष है, आभूषण है, इन सब से गणित के विकास का अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिर हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में गणित का विकास कैसे हुई थी। ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में बाट, जिसे हम लोग नापतोल कहते हैं, 1 किलो बाट, 2 किलो बाट, माप तोल के उपकरण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लंबाई मापने के लिए स्केल का प्रयोग किया जाता था। सोचिए आज जो हम लोग स्केल को मापते हैं ना मेरे भाई, वैसा स्केल नहीं था, लेकिन स्केल था। आज जो हमारे स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 फीट, 10 फीट, ये स्केल का जो प्रयोग है ना मेरे भाई, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में प्राचीन काल में ही किया गया था। इस चीज को भी ख्याल रखना है दोस्तों। आइए सर अगला पॉइंट पे बात करता हूं। उस समय जिस तरह से नगरों का विकास किया गया था, ईंट के लिए ईंट बनाना है, तो जैसे मेरे भाई एक बार आप लोग देखिए, ईंट एक्चुअली मुझे बनाना नहीं आता है प्यारे, बस मैं चाह रहा हूं कि सेमेस्टर 2 के लिए आप लोग हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिएगा। मई महीना से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। ठीक है। जैसे ईंट हो गया भाई, तो ईंट का जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, तो जैसे लेंथ ये मेरे भाई, ठीक है, ब्रेथ जैसे हमारा जैसे कोर होती है ना भाई, इस तरह से जो कोर होती है ना, लेंथ मान के चलिए 4 है, ये हमारा 2 है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो इस तरह से एक ईंट को बनाया करते थे। ठीक है जी। तो वही कह रहे हैं कि उस समय जिस तरह से नगरों का विकास किया गया था, तथा ईंटों के लिए 1:2:4 और मोहरों के लिए 2:2.8 सेंटीमीटर की चित्र का प्रयोग किया गया था। उससे पता चलता है कि उन्हें रेखांकित का ज्ञान प्राप्त था। इससे पता चलता है मेरे दोस्तों कि लोगों को किसके बारे में पता था, तो गणित के बारे में प्राचीन लोगों के बहुत ही सुंदर तरीके से पता था। आइए सर बात करता हूं अगला पॉइंट पे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है मेरे दोस्तों, पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कहते हैं सुनिएगा। प्राचीन भारत में प्रौद्योगिकी का विकास, आखिर प्राचीन काल में जो हमारा टेक्नोलॉजी है, इनका विकास कैसे हुई, प्राचीन काल में टेक्नोलॉजी का आखिर विकास कैसे हुआ, आइए सर बात करते हैं। तो मेरे भाई पाषाण काल से, जो हमारा पाषाण काल है, पाषाण काल से प्राप्त उपकरण उस समय के टेक्नोलॉजी के विकास को दिखाते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्तों, दिखाता है। इस चीज को ख्याल रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, पाषाण काल से प्राप्त उपकरण उस समय के टेक्नोलॉजी के विकास को दिखाता है। इस समय के जो उपकरण प्राप्त हुए वह क्रोड, सल्ख और फ्लक के बने होते थे। समय के साथ साथ इनके निर्माण का तरीका उन्नति हो गया। औजार का उपकरण के प्रारूप के अध्ययन के आधार पर इस काल को 3 खंडों में बांटा गया, जैसे हमारा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर या नव पाषाण काल। ये इतिहास में आपको बेहतरीन तरीके से स्टडी करना होगा कि पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है और हमारा नव पाषाण काल क्या है। जैसे हमारा पूरा पाषाण काल, जैसे क्वार्टरजाइट या जिप्सम या चाट या फ्लिंट या पत्थरों का उपयोग करते हैं, उसमें हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। पहले की तुलना में लघु पाषाण काल का 3 का मान है भाई। उत्तर नव पाषाण काल औजारों पर पॉलिश, मिट्टी के बर्तन, कृषि, पशुपालन। आपसे पूछा जाएगा पशुपालन कौन सा काल का है, तब आपको बताना है कि नव पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई, नव पाषाण काल के बारे में आपको बताना है।
तो इस तरह से मेरे दोस्तों आप लोगों को क्या करना होगा, बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ये क्वेश्चन जो आप लोग बेहतरीन तरीके से अभी देख पाए कि प्राचीन भारत में विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी का विकास कैसे हुई है, इसके बारे में आप लोगों को उम्मीद करता हूं को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। अब आते हैं सर हम लोग अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जाने से पहले मेरे दोस्तों, अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स है जो चाहते हैं कि सर मुझे सेमेस्टर 2 में बेहतरीन तरीके से घर बैठे कम से कम पैसा में बेहतरीन तरीके से ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करना है, तो याद रखिएगा मई महीना से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मई के फर्स्ट वीक में हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, जहां पे आप बेहतरीन तरीके से हमारे साथ क्लासेस कर सकते हैं एवरीडे। ओके, तो आइए सर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगी वो हमारा एग्जाम के अकॉर्डिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के माध्यम से भी इंपॉर्टेंट होगी। प्राचीन भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य। आइए सर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाकी पूरे वीडियो देखने के बाद कैसा फील हुआ है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें।